आज हम लोग एक डायनामिक एंड वाइब्रेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जिसको एमएसएमई के नाम से जानते हैं। एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई एक एब्रीविएशन है जिसका फुल फॉर्म होता है। एम का मतलब, पहला एम का मतलब होता है मैक्रो, फिर एम के बाद जो एस आता है उसका मतलब होता है स्मॉल, और सेकेंड एम का मतलब, सेकेंड एम का मतलब होता है मीडियम, और इंटरप्राइजेज का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एंटिटी जो कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज दे रही है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने होलसेलर और रिटेलर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। मतलब मैक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज। इस एमएसएमई को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि यह एक्ट का उद्देश्य है कि एमएसएमई को फैसिलिटेट किया जाए, सपोर्ट किया जाए और डेवलप किया जाए। एमएसएमई जो स्टार्ट करता है वो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनको उतना मार्केट्स में, क्योंकि बायर बड़े बड़े होते हैं, कोई उसके साथ फ्रॉड न कर ले, इसलिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लाया एमएसएमई, छोटे स्केल के बिजनेस करने वाले को सपोर्ट करने के लिए। एमएसएमई को गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करना चाहती है? क्योंकि एमएसएमई में जो एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और वो लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो इसलिए गवर्नमेंट, और सेकेंडली ये रूरल और बैकवर्ड एरिया में इसका ज़्यादा स्कोप है, इस वजह से गवर्नमेंट एमएसएमई को सपोर्ट करना चाहती है, इसका कम्पिटिटिवनेस बढ़ाना चाहती है। अब एमएसएमई को गवर्नमेंट कैसे इस एक्ट के थ्रू सपोर्ट करती है? देखिए, जैसे एमएसएमई कोई माल अपना सेल करता है या कोई अपना सर्विस सेवा देता है किसी बायर को, तो उस बायर को विदिन 15 डेज पेमेंट करना होता है। और बायर और सप्लायर, मतलब कि एमएसएमई अपनी सहमति से इस 15 दिन को 45 दिन तक बढ़ा सकता है बाय वे ऑफ एग्रीमेंट इन राइटिंग। अगर कोई एग्रीमेंट इन राइटिंग नहीं है बायर और सेलर के बीच में, तो 15 दिन के भीतर उसको बायर को इन ऑल केसेस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो 15 दिन के अंदर में पेमेंट नहीं करता है तो बायर इज लाइबल टू पे 3 टाइम्स ऑफ बैंक इंटरेस्ट। 3 टाइम्स ऑफ जो बैंक रेट प्रिविलिंग होगा उसका 3 गुना ज़्यादा कंपाउंड रेट से, जो उसका वैल्यू उसने जो सेल किया था या सर्विसेज दी थी, उसका उस पर बैंक इंटरेस्ट जो होता है उसका 3 टाइम्स ज़्यादा उसको ब्याज देना पड़ेगा। और सेकेंडली, ये जो ब्याज देता है बायर, वो इनकम टैक्स में खर्चा भी अलाउ नहीं होता है, तो ये एक तरह से पेनाल्टी हो गया उसको, बायर को। तो 15 दिन के अंदर में गवर्नमेंट, जो बायर आपसे पेमेंट परचेज करता है एमएसएमई से, उसको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर बायर और सप्लायर की दोनों की सहमति है और सहमति राइटिंग में है, तो इस 15 दिन को 45 दिन कर सकता है, और 45 दिन से ज़्यादा किसी भी केस में नहीं किया जा सकता है। सपोज बायर है और बायर बहुत बड़ा है और सप्लायर एमएसएमई है, और उसको काम लेने के लिए उसने एग्रीमेंट कर लिया कि हमें 60 डेज में आप पेमेंट दे दीजिए, तो वो एग्रीमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 60 डेज इनवैलिड हो जाता है और वो 45 दिन हो जाएगा, और वो 45 दिन में उसको पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो एग्रीमेंट में 60 डेज ही क्यों नहीं लिखा हो, लेकिन वो 45 दिन ही माना जाएगा। तो उस केस में भी 45 दिन में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि एमएसएमई जो है, इसका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया दो चीज़ देखना पड़ता है कि कोई एंटिटी मैक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है। तो इसकी 2 क्राइटेरिया देखना पड़ता है। पहला क्राइटेरिया है कि प्लांट एंड मशीनरी में उस इंटरप्राइजेज का इन्वेस्टमेंट क्या है, और प्रीवियस ईयर में उसका टर्नओवर क्या है। तो कोई भी इंटरप्राइजेज जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है, अप टू का मतलब होता है इज इक्वल टू या लेस देन 1 करोड़, एंड टर्नओवर उसका 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम होना चाहिए, मतलब कि टर्नओवर भी अप टू 5 करोड़। मतलब प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो वो इंटरप्राइजेज मैक्रो इंटरप्राइजेज कहलाएगी। अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ से है एंड टर्नओवर उसका अप टू 50 करोड़ से है, तो वो इंटरप्राइजेज स्मॉल इंटरप्राइजेज कहलाएगी। अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ से है एंड टर्नओवर अप टू 250 करोड़ से 250 करोड़,
तो वो इंटरप्राइजेज मीडियम इंटरप्राइजेज कहलाएगी। मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो माइक्रो इंटरप्राइजेस। अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ है एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है तो स्मॉल इंटरप्राइजेस। एंड प्लांट एंड मशीनरी में अगर इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ है एंड टर्नओवर अप टू 250 करोड़ है तो वो मीडियम इंटरप्राइजेस कहलाएगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग का कॉस्ट को एक्सक्लूड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, और लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स दोनों के कॉस्ट को एक्सक्लूड किया जाता है। सिमिलरली जब हम टर्नओवर की कैलकुलेशन करने लगते हैं तो एक्सपोर्ट टर्नओवर को एक्सक्लूड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। चाहे एक्सपोर्ट टर्नओवर आपका कितना भी क्यों ना हो उसको नील मानेंगे, उसको इग्नोर करते हुए ये कैलकुलेशन देखनी है। जो मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताया टर्नओवर का 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़, और प्लांट एंड मशीनरी का 1 करोड़, 10 करोड़ एंड 50 करोड़। ये क्राइटेरिया जो है कंपोजिट क्राइटेरिया है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर दोनों को क्यूमुलेटिवली साथ साथ देखना होता है, दोनों कंडीशंस। तो ये क्राइटेरिया है। और मैं अब ये है कि आपका ये तो टर्नओवर है, ये आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करके पोर्टल बनाया हुआ है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। वहाँ पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एकदम प्राइसलेस है, पेपरलेस है और सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे है। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या सर्विस देना चाहते हैं उसका एक एनआईसी कोड वहाँ पे सेलेक्ट करके, एनआईसी कोड का मतलब होता है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड, वो कोड सेलेक्ट करके आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। वो रजिस्ट्रेशन के बेसिस, और ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ये पोर्टल इंटीग्रेटेड है इनकम टैक्स के वेबसाइट से, जीएसटी के वेबसाइट पे। और अगर आपका प्रीवियस ईयर में कोई आईटीआर फाइल नहीं है, अगर प्रीवियस ईयर में आईटीआर फाइल है तो वहाँ से ये ऑटोमेटिकली फिगर को पिक कर लेगा। अगर आपका आईटीआर प्रीवियस ईयर में फाइल नहीं है, आप न्यू एंटिटी हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं, तो आप जो सेल्फ डिक्लेयर करेंगे प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर वही एक्सेप्टेड हो जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको माइक्रो या स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि एमएसएमई में बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहता है। हमारे भारत में आपको सबसे हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो बेरोज़गारी की है, और बेरोज़गारी हम लोग तभी दूर कर सकते हैं जब एमएसएमई डेवलप होगा अपने कंट्री में, छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, छोटे छोटे स्टार्टअप्स होगा, तभी हम लोगों का बेरोज़गारी दूर होगा। इसीलिए गवर्नमेंट इस सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट और डेवलप करना चाहती है। तो ये एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई में जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कि 15 डेज में पेमेंट करनी पड़ती है, और अगर 15 डेज में पेमेंट नहीं करती है तो 3 टाइम्स ऑफ बैंक इंटरेस्ट उसको ब्याज लग जाता है। और जो बायर होता है उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में इसको दिखाना भी पड़ता है कि एमएसएमई से उसने कितने जो एमएसएमई से जो परचेज किए हैं उस पर कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो कि उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो ये भी, और मैंने ये भी बताया था कि जो इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना होता है वो इनकम टैक्स में खर्चा अलाउ नहीं होता है। दूसरा जो प्रिविलेज है एमएसएमई को वो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा बायर है, गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्री, बहुत सारा डिपार्टमेंट को बहुत सारी चीज़ें खरीदना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर से, और बहुत सारा सेवा लेनी पड़ती है। जैसे डिफेंस सेक्टर है या और भी सेक्टर है उसमें उसको खरीदना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को 25% एमएसएमई से ही खरीदना पड़ेगा। ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट का कि 25% ऑफ टोटल प्रोक्योरमेंट इज़ टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम एमएसएमई इंटरप्राइजेस ओनली। तो सपोज 100 करोड़ की कोई मिनिस्ट्री प्रोक्योरमेंट करती है तो उसमें से 25 करोड़
माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को खरीदना ही पड़ेगा 25%। इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री सिर्फ एग्जेम्प्टेड है एज ऑन डेट। डिफेंस मिनिस्ट्री का ऐसा नहीं है कि आप मिसाइल भी आपसे ही खरीदेगा, क्योंकि मिसाइल्स और एयर वेपन्स या और भी जो वेपन्स होते हैं वो इंपोर्ट कर सकती है, तो उसमें 25% का क्राइटेरिया सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री को अप्लीकेबल नहीं है। अदर देन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑल अदर मिनिस्ट्री पे अप्लीकेबल है कि उसको 25, जैसे कि कॉमर्स मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड अफेयर्स है और अदर मिनिस्ट्री है, तो उसको 25 और उसके अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट है जैसे गेल इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एनटीपीसी है, कोल इंडिया है और भी जितनी कंपनी है, इसको जितना अपना परचेज है उसका उस टोटल परचेज का 25% 25% उसको माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज से खरीदना होता है। तो ये एक प्रिविलेज दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बाज़ार है एमएसएमई के लिए। तो इसलिए एमएसएमई अभी ये प्रिविलेज है, बट लोग को ज़्यादा। और दूसरी जो बेनिफिट है वो बहुत सारा जो टेंडर निकलता है उसमें एमएसएमई को टेंडर फी नहीं देना पड़ता है, अर्नेस्ट मनी बोलते हैं उसको, अर्नेस्ट मनी एग्जम्प्ट होता है। दूसरी बात है कि जैसे कोई टेंडर निकलता है और उसमें कोई बड़ी कंपनी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करती है और एक एमएसएमई भी टेंडर में पार्टिसिपेट करती है, और एमएसएमई का प्राइस दूसरे बिडर से ज़्यादा आता है लेकिन वो 15% के रेंज में है, तो एमएसएमई को वो टेंडर अलॉट हो जाएगा और सपोज कि कोई बड़ी कंपनी भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही है और कोई छोटी कंपनी भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही है। और एमएसएमई छोटी कंपनी का कहने का मतलब है एमएसएमई कंपनी, और एमएसएमई कंपनी और बड़ी कंपनी के टेंडर प्राइस में अगर 15% तक का वेरिएशन है तो वो टेंडर उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे बड़ी कंपनी ने कोट किया है वो एमएसएमई को अलॉट होगा, न कि उस बड़ी कंपनी को। चाहे एमएसएमई ने ज़्यादा ही प्राइस क्यों ना कोट किया हो, लेकिन वो प्राइस वो प्राइस कोटेशन इफ़ इट इज़ विद इन द 50% ऑफ वेरिएशन रेंज देन दैट टेंडर विल बी अलॉटेड टू एमएसएमई इंटरप्राइजेस। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गैप है कि एक बड़ी कंपनी है उसने टेंडर कोट किया 100 करोड़ का और किसी एमएसएमई माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज ने उसी टेंडर में 110 करोड़ का 10 करोड़ का बीड किया, तो 110 करोड़ ये 115 करोड़ से कम है, तो ये टेंडर उस एमएसएमई इंटरप्राइजेज को अलॉट होगा, न कि उस बड़ी कंपनी को जो कि 100 करोड़ का टेंडर्स उसने बीड किया था। कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। आजकल फैक्टरिंग बिल डिस्काउंटिंग हो जाता है। अभी ई इनवॉइस मार्ट पे आप अपनी इनवॉइस को फैक्टरिंग करा सकते हैं, उस पर बिल डिस्काउंटिंग हो जाएगा, इमीडिएट आपको पैसे मिल जाएंगे। और भी बहुत सारा रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम है, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है, बहुत सारा स्कीम है। मैं एक एक स्कीम को आप आगे इसमें बात करेंगे। अभी इस वीडियो में मेरा बेसिक जो था क्लासिफिकेशन का था, एंड नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे और ऑल अदर बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच।